हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैम चैनल। आज का जो मेरा वीडियो 17 टू 19 जून 2023 के करंट अफेयर्स के ऊपर है और आज का जो स्टेट है मध्य प्रदेश है, आर्टिकल 7 है। तो सबसे पहली न्यूज़ हम लोग पढ़ते हैं। इससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि मेरा चैनल न्यू है। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड ऑन 19 जून ईच ईयर to raise awareness about sickle cell disease. And sickle cell disease is a genetic blood disorder characterized by abnormal red blood cells that take on crescent or sickle shape cells. इसकी बात करती हूँ सिकल सेल डिजीज़ की। तो देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे जो है ये 19 जून को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। सिकल सेल डिजीज़ में होता क्या है कि अगर आपने सुना हो कि हमारा ब्लड दो तरह की सेल से मिलके बना होता है। सबसे पहली क्या है हमारी आरबीसी एंड दूसरी क्या है डब्ल्यूबीसी। अब यहाँ पर आरबीसी की बात हो रही है कि जब आरबीसी बन रही हैं तो इमेच्योर फॉर्म में ही अगर आरबीसी की शेप जो है हंसिए के शेप की हो जाती है, मीन सिकल या क्रिसेंट लाइक हो जाती है, तो आरबीसी प्रॉपर बन नहीं पाती। तो ये जो इमेच्योर आरबीसी जो है इनकी शेप जो है हंसिए जैसे होने की वजह से जब आरबीसी नहीं बनेंगी तो बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। और हीमोग्लोबिन की कमी का मतलब ब्लड की कमी हो जाएगी। ब्लड की कमी होगी तो पेशेंट कैसा हो जाएगा, एनीमिक हो जाएगा। और अगर इस एनीमिक पेशेंट का समय पे ट्रीटमेंट ना किया जाए या प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो वो मर भी सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो बता रहा है कि ये तो अभी की तक की न्यूज़ थी। देन वो बता रहा है कि सिकल सेल डिजीज़ जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। मतलब ये ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर, और जेनेटिक का मतलब होता है कि जब एक बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती है तो ये क्या कहलाती है, जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाती है। तो अब ये और क्योंकि ये ब्लड से रिलेटेड है, ब्लड की डिजीज़ है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है किसका, ब्लड का। अब इस साल जो सिकल सेल अवेयरनेस डे की जो थीम रही थी वो थी बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सिकल सेल कम्युनिटीज़, फॉर्मलाइजिंग न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग एंड नोइंग योर सिकल सेल डिजीज़ स्टेटस। ओके, now second news is NTPC Baruni has achieved the first rank in the best industry category at the 4th National Water Awards by the Vice President of India Jagdeep Dhankar at the event held at Vigyan Bhavan New Delhi on 17 June 2023। बात यह है कि NTPC ये कह रहा है कि NTPC बरूनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी या बेस्ट इंडस्ट्री कैटेगरी में फर्स्ट रैंक हासिल की है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में। ठीक है, और ये जो अवार्ड था, जो श्रेणी थी और इसके बाद जो अवार्ड था वो इन्हें किससे मिला है, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धानकर के द्वारा। ये जो इवेंट था, ये जो कार्यक्रम था, ये नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित हुआ 17 जून 2023 को। एनटीपीसी की बात करते हैं तो एनटीपीसी का फुल नेम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। फाउंडेशन डे है इसका 7 नवंबर 1975, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया। ऑनर है गवर्नमेंट बॉडी है, किसी प्राइवेट बॉडी नहीं है। चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर जो है एनटीपीसी के गुरदीप सिंह हैं। और यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर की बात करते हैं तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, द एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन अनएनिमसली इलेक्टेड इंडिया एज ए चेयर ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट फॉर द biennium 2023-2024 during the 32nd session of the Asia and Pacific Plant Protection Commission held in Bangkok during November 2022. The APPC workshop on system approach the management of fruit flies on mango has been scheduled from 19 to 23 June 2023 at Hotel Fortune Selected एक्जोटिका वाशी नवी मुंबई। ये क्या बोल रहा है कि एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन ने भारत को नवंबर 2000, एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन की बात हो रही है, इसने भारत को नवंबर 2022 के दौरान बैंकॉक में आयोजित
एशिया और पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन के 32वें सत्र के दौरान, जो कि 2023 और 24 के लिए कीट नियंत्रण उपायों को लेकर सर्वसम्मति से स्थायी समिति के द्विवार्षिक अध्यक्ष के रूप में चुना है। मतलब एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन ने इंडिया को 2 साल के लिए स्थायी समिति के द्विवार्षिक अध्यक्ष रूप में चुना है, और वो भी किसके लिए? कीट नियंत्रण उपायों के लिए, 2023 और 24 के कीट नियंत्रण उपायों के लिए। अब बात आती है आम के फलों पर कीट नियंत्रण उपायों के प्रबंधन के लिए सिस्टम दृष्टिकोण पर कार्यशाला व आयोजन APPPC और कृषि मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से 19 से 23 जून तक काशी, नवी मुंबई में आयोजित किया जाएगा। अब आगे जो मैंने है ये बताएं कि किस किस ने भाग लिया। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, लाओ, मलेशिया, नेपाल, फिलीपींस, सामाओ, समोआ, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, भूटान के प्रतिभागियों ने कार्यशाला में प्रत्यक्ष रूप से और शेष देशों ने वर्चुअल रूप से भाग लिया। इसके अलावा DPPVQS फरीदाबाद, APPDAMSMB के अधिकारियों और गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के राज्य बागवानी विभाग के अधिकारियों ने कार्यशाला में भाग लिया। नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारी नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया सेलिब्रेट द कंटिन्यूअस जर्नी टूवर्ड्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया 20th फाउंडेशन डे 19 जून 2023। ठीक है, एंड बता रहा है कि द इवेंट वाज सेलिब्रेटेड कमानी ऑडिटोरियम इन दिल्ली। दिस इवेंट अटैच्ड बाय फंक्शनरिंग फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वैल्यू पार्टनर्स एंड द वाइब्रेंट निक्सी कम्युनिटी। ये क्या बता रहा है कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NIXI, ने भारत की डिजिटल परिवर्तन की दिशा में निरंतर यात्रा के अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया। यह कार्यक्रम कमानी ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, अन्य सरकारी विभागों और सम्मानित भागीदारों और NIXI के पदाधिकारियों ने भाग लिया। नेक्स्ट बात करते हैं गोपीचंद हिंदुजा। गोपीचंद हिंदुजा जो कि 83 वर्ष के हैज़ टेकन ओवर द चेयरमैन ऑफ हिंदुजा। अब ये चेयरमैन बन चुके हैं हिंदुजा ग्रुप के, क्योंकि पहले इसको टेक ओवर कर रखा था इनके भाई और इनके पिताजी चलाते थे इस हिंदुजा ग्रुप को। अभी इस हिंदुजा ग्रुप में क्या हुआ कि इनके भाई भी साथ में काम करते थे। अभी भाई एक्सपायर होने के बाद गोपीचंद हिंदुजा ने पूरी तरीके से चेयरमैन का पद को संभाल लिया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आती है कमल किशोर चट्टीवाल हैज़ अपॉइंटेड द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। मतलब कमल किशोर चट्टीवाल ने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है कि द गांधी पीस प्राइज़ फॉर 2021। तो गांधी पीस प्राइज़ फॉर 2021 का गांधी पीस प्राइज़ के लिए गीता प्रेस ऑफ गोरखपुर को चुना गया है। गीता प्रेस की बात करते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिशर है रिलीजियस बुक को। मतलब ये जो ऐसे महाभारत, रामायण और भी तरह तरह के जो भक्ति भाव से रिलेटेड हो, ऐसी चीज़ों को पब्लिश करने में गीता प्रेस का काफ़ी योगदान है। और इसी के लिए गीता प्रेस को जो है गांधी पीस प्राइज़ 2021 के लिए चुना गया है और दिया है। इंडिया गिफ्टेड द इंडिजीनियस बुल्ट मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान टू वियतनाम ऑन 19 जून 2023 आफ्टर बाइलेटरल टॉक विद वियतनाम नेशनल डिफेंस मिनिस्टर जनरल फान बान गांग एंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टू सेलिब्रेट द एनहांस द कंट्री नेवल कैपेबिलिटी। यहाँ पे ये न्यूज़ क्या बोलती है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फान बैंग की द्विपक्षीय, जनरल फान बैंग जो है वो कहाँ के रहते हैं, हमारे वियतनाम के डिफेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, इनकी बातचीत के बाद भारत ने पहले वियतनाम को पीपुल्स नेवी को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार देने के लिए बोला था, लेकिन अब
दे दिया है। ठीक है, इसमें ये क्या बोल रहा है कि इंडिया गिफ्टेड वियतनाम को उपहार में दिया गया युद्धपोत आईएनएस, इंडिया ने वियतनाम को आईएनएस कृपान भेंट में दिया है। और इसकी आईएनएस कृपान की बात करें तो ये युद्धपोत आईएनएस कृपाल मिसाइल जलपोत के खुखरी वर्ग का तीसरा जहाज है। इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर ने किया था। मध्यम आकार के इस युद्धपोत के शस्त्रागार में सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, एक मध्यम दूरी बंदूक, एंटी एयरक्राफ्ट शोल्डर लॉन्च मिसाइल और क्लोज इन वेपन सिस्टम शामिल है। इस सतह और हवाई निगरानी राडार के साथ साथ बंदूकों के लिए अग्नि नियंत्रण रडार से लैस है। इसमें लगी मिसाइल 85 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेज सकती है, जबकि इसकी एंटी एयरक्राफ्ट गन 15 किलोमीटर के रेंज में प्रति मिनट 5000 राउंड फायर कर सकती है। ये था पूरा आईएनएस विक्रांत के बारे में जानकारी। अब नेक्स्ट बात करते हैं नुसरत चौधरी जो है वो बिकम्स अमेरिका फर्स्ट बांग्लादेशी मुस्लिम वुमेन जज। नुसरत चौधरी जो है ये बांग्लादेशी लेडी हैं और ये सबसे अमेरिका में फर्स्ट बांग्लादेशी मुस्लिम, एक तो बांग्लादेशी है ऊपर से मुस्लिम है, तो अमेरिका में ये सबसे फर्स्ट जो है बांग्लादेशी मुस्लिम महिला जो है वो जज बनी है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया हिंदी में भी कि अमेरिकी सीनेट नागरिक अधिकार वकील नुसरत चौधरी को संघीय न्यायाधीश बनाने जा रहे हैं। वह अमेरिकी इतिहास में यह पहली बांग्लादेशी मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश होंगी। नेक्स्ट न्यूज़ है ए सीनियर 1988 बैच इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर ऑन छत्तीसगढ़ कैडर रवि सिन्हा अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ इंडिया एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ऑन 19 जून। यहाँ पर ये बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ कैडर के 1998 बैच के सीनियर आईपीएस ऑफिसर रवि सिन्हा जो हैं ये देश के सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी रॉ के क्या बन गए हैं, नए चीफ बन चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ बोलती है इंडिया बीट लेबनान 2-0 इन द इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 फाइनल द कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर टू विन द टाइटल। मतलब भारत ने दूसरी बार इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया है। पुरुष फुटबॉल ने एक बार फिर इंटरकनेक्टल कप खिताब जीत लिया है। रविवार 18 जून को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने लेबनान को 2-0 से हराया। भारत ने दूसरी बार इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया है। मतलब क्या है कि इंडिया ने लेबनान को बीट किया है, मात दी है। और ये सेकंड टाइम है कि जब इंडिया ने इंटरनेशनल कप 2023 में फर्स्ट स्थान ग्रहण किया है। अब आर्टिकल 7 पे आते हैं। देखो आर्टिकल 7 क्या बोलता है। सबसे पहले अगर एक लाइन में बात करते हो तो आर्टिकल 7 बोलता है सिटीजनशिप राइट ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। सिटीजनशिप राइट उस पर्सन के लिए जो कि पाकिस्तान में माइग्रेट कर चुका है। अब देखिए ये पहली लाइन में क्या बोला है, दोज हु हैड माइग्रेटेड पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947 बट सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू रिसेटलमेंट परमिट वर इंक्लूडेड विद इन द सिटीजनशिप नेट। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन 1 मार्च 1947 से पहले पाकिस्तान चला गया हो, ठीक है, और उसके बाद वो पाकिस्तान से आना चाहे रीसेटलमेंट के लिए हमेशा के लिए, तो इंडिया में उसका स्वागत किया जाएगा, लेकिन कुछ शर्तों के बाद। जब कोई भी रिफ्यूजी, जो पर्सन पाकिस्तान से हमारे इंडिया में आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रिफ्यूजी, या एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, रिफ्यूजी। तो ये क्या बोल रहा है कि 1900 की जो भी पर्सन, मानिए कोई पर्सन है और उसने 1 मार्च 1947 को वो कहाँ चला गया, पाकिस्तान चला गया। उसके बाद उसने सोचा कि चलो मेरा यहाँ पाकिस्तान अच्छा नहीं है, 1-2 महीने या 3-4 महीने रुक के, और उसने सोचा कि चलो मैं अपने इंडिया जाता हूँ। तो वो इंडिया ऐसे ही नहीं आ सकेगा, कुछ शर्तें होंगी जिसके बाद ही वो आएगा। अगर वो पर्सन, क्या होता है कि 1948 तक
जुलाई 1948 तक आ जाता है, 1 जुलाई 1948 तक आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं आ पाता है जुलाई 1948 तक और वो बाद में आके सेटलमेंट करना चाहता है तो उसके लिए काफ़ी शर्तें हैं। तो वो शर्तें क्या हैं? सबसे पहली, द लॉ वाज मोर सिंपैथेटिक टू दोज हु माइग्रेटेड फ्रॉम, ये लाइन यहाँ पे नहीं है, जो पर्सन पाकिस्तान से आए चाहे कहीं से भी आए उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिफ्यूज़ी। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि नाउ विद स्टैंडिंग एनीथिंग in Article 5 to 6, a person who has migrated from the territory of India to the territory now included in Pakistan after 1st March 1947 shall not be deemed to be a citizen of India। ऐसा कोई भी व्यक्ति 5 या 6 जो आर्टिकल है उसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर कोई उनके अकॉर्डिंग क्या है कि उनमें कुछ भी लिखा हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 से पहले अगर वो कहाँ चला गया हो? पाकिस्तान चला गया हो। अब जुलाई 1948 के बाद उसने इंडिया में रहना सोचा है, ठीक है, या उससे पहले वो सोचता है कि चलो मैं इंडिया में रह लेता हूँ, तो अगर जुलाई 1948 से पहले वो इंडिया में सेटल होने की सोचता है हमेशा के लिए तो वो आराम से रह सकता है। लेकिन अगर वो जुलाई 1948 के बाद आता है तो उसको कुछ शर्तें फुलफिल करनी होंगी, जैसा कि आर्टिकल 6 में लिखा हुआ है, तभी वो जो है इंडिया में रह पाएगा, अदरवाइज नहीं रह पाएगा, ठीक है। वो शर्त की बात करें तो प्रोवाइडेड दैट नथिंग इज इन दिस आर्टिकल अप्लाई टू पर्सन हु आफ्टर हैविंग सो माइग्रेटेड टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखो अब यहाँ पे कुछ शर्त क्या है, आर्टिकल 6 क्या कहता है? एक तो वो शर्त हो गई जिसमें कि अगर वो व्यक्ति 1948 के बाद आता है, जुलाई 1948 के बाद आता है, लेकिन पहले वो व्यक्ति अगर इंडिया में रह चुका है, मतलब इंडिया का निवासी है, या फिर उसके मम्मी पापा वहाँ पे निवास करते हैं, तो वो रह सकता है, ठीक है। और अगर नहीं करते तो आर्टिकल 6 के दूसरे क्लॉज में क्या बोला जाता है कि भाई वो व्यक्ति जो है अपनी सिटीजनशिप के लिए अगर वो मन बना लेता है कि मुझे इंडिया में ही रहना है, तो दैट सिचुएशन में वो क्या करे? अपनी सिटीजनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कराए, एप्लीकेशन दे। लेकिन सबसे पहली शर्त है वो एप्लीकेशन तब तक नहीं दे पाएगा जब तक कि वो इंडिया में 6 महीने रह नहीं लेगा। अगर कोई व्यक्ति 6 महीने इंडिया में रह लेता है और उसके बाद वो अपनी सिटीजनशिप के लिए जो भारत सरकार ने जो व्यक्ति ऑफिसर जो है मतलब चूज़ किया है इस सिटीजनशिप को प्रोवाइड कराने के लिए, उस व्यक्ति को एप्लीकेशन देता है और सभी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग सही बनती हैं और उसके पास सिटीजनशिप सर्टिफिकेट उसे मिल जाता है, तो वो भारत में रहने का अधिकारी है, ठीक है। तो यही ये पूरी लाइन बोल रही है। नेक्स्ट ये था हमारा आर्टिकल 7। होपफुली कि आपको समझ में आया होगा। पूरा जो नॉर्मल वे ये है कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 से पहले कहाँ इंडिया से बाहर जा चुका है, मतलब पाकिस्तान में रह चुका है, इंडिया से बाहर, ठीक है, जा चुका है और वो जुलाई 1948 तक वापस नहीं आता, तो वो व्यक्ति जो है इंडिया का निवासी नहीं माना जाएगा। इवन अगर वो जुलाई 1948 के दिन भी वापस आ जाता है, 1 जुलाई 1948 के दिन भी वापस आ जाता है, तो भी वो इंडिया का निवासी माना जाएगा, और नहीं आता तो वो नहीं माना जाएगा। और अगर वो सोचता है कि भाई मैं हमेशा हमेशा के लिए इंडिया में आना चाहता हूँ 1948 के बाद में, जुलाई 1948 के बाद में, तो उसे 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली शर्त में वो खुद आता है कि वो या तो भारत का निवासी हो, या उसके माँ बाप या उसके दादी दादा वहाँ के भारत के निवासी हों। दूसरी चीज़ क्या हो कि दूसरी चीज़ ये हो कि भाई जो भी ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चूज़ किया है, उस ऑफिसर को वो एप्लीकेशन देगा सिटीजनशिप के लिए, लेकिन उससे पहले उसे 6 महीने भारत में रहना पड़ेगा, तभी वो एप्लीकेशन दे पाएगा। और जब वो एप्लीकेशन देता है और उसके बाद भारत सरकार द्वारा जो ऑफिसर है वो उसको सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट दे देता है, तो वो इंडिया में रह सकता है, इंडिया का मूल निवासी कहलाएगा। इसके बाद ये था हमारा पूरा, ये हिंदी में भी मैंने दे रखा है तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। देखिए ये जुलाई का जो बात है ना वो 19 जुलाई के, सॉरी मैं 1 जुलाई कर रही थी, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं, स्टेट है हमारा मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में है, कैपिटल है मध्य प्रदेश की भोपाल, ठीक है, कैपिटल है भोपाल।
स्टेट है लैंडलॉक स्टेट है, मतलब चारों तरफ से ये जो है किससे घिरा हुआ है, लैंड से घिरा हुआ है, इसके चारों तरफ कहीं पर भी पानी नहीं है। तो जब कोई भी देश किससे, देश या शहर किससे घिरा होता है, पानी से ना घिरा होकर लैंड से घिरा होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, लैंडलॉक स्टेट बोलते हैं। फाउंडेशन डे है इसका 1 नवंबर 1956, ठीक है। इसके अलावा सीएम की बात करते हैं, शिवराज सिंह चौहान इसके सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर की बात करते हैं, एट प्रेजेंट मंगू भाई सी पटेल हैं। एरिया की बात करते हैं तो 3,80,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ऑफिशियल फ्रूट जो है मध्य प्रदेश का मैंगो है। ऑफिशियल एनिमल जो है बारहसिंगा है। ऑफिशियल बर्ड की बात करते हैं तो इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर ऑफिशियल बर्ड है इसकी। फ्लावर की बात करते हैं तो सेक्रेटरी इसका फ्लावर है। डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 52 डिस्ट्रिक्ट हैं। लोकसभा सीट हैं 29 एंड राज्यसभा सीट हैं 11। लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो यूनिकैमरल, मतलब अगर एक ही असेंबली प्रेजेंट होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, यूनिकैमरल, ठीक है। और अगर दोनों असेंबली प्रेजेंट होती हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं, बाईकैमरल। तो यहाँ पर 230 सीटें हैं और यहाँ पर जो असेंबली प्रेजेंट है वो है लेजिस्लेटिव असेंबली। लार्जेस्ट सिटीज़ का इंदौर है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। रिवर है नर्मदा। लेक्स की बात करते हैं तो भोजताल अपर लेक में आती है, छोटा तालाब लोअर लेक में आता है, ठीक है। इसके अलावा संग्राम सागर लेक, लखा बंजारा लेक, मुंशी हुसैन खान तालाब और धर्म सागर लेक, बैनी सागर लेक, पंचमढ़ी लेक, मैनित लेक, गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक यहाँ पर प्रेजेंट हैं। अब अगर न्यूक्लियर प्लांट की बात करते हैं तो न्यूक्लियर प्लांट में यहाँ पर प्रेजेंट है चुटका न्यूक्लियर प्लांट, ओके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, जो फेमस हैं वो हैं ओरछा, बैन, ठीक है, और नरसिंह। इसके अलावा इस यहाँ पे जो फेमस हैं वो है रातपानी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर केन भी फेमस है और हाँ, इतनी फेमस है। और इसके अलावा यहाँ पे और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं वो हैं बोरी, बागदा, सिंघौरी, घाटी गांव, कैरिया, नरसिंगा, कैन, खाउन, कैरिया, नौराधई, राला मंडल, रातापानी, सलायना, सरदपुर, सोन, घरियाल एंड बीर गंगा, दुर्गावती, पनपाथा एंड संजय दुबरी। ये सारे के सारे इसके नेशनल पार्क हैं, सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेशनल की पार्क की बात करते हैं तो जो फेमस नेशनल पार्क हैं वो हैं बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, संजय गांधी, फॉसिल, सतपुरा, वन विहार और कुन्नू, ठीक है। ये कुन्नू पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता था जो कि 2018 में नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया है। अब बात करते हैं योजना की। अभी रिसेंट 2023 की जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जो योजना है वो है एमपी विकलांग पेंशन योजना, एमपी भूलेक खासरा खतौनी योजना, एमपी कर्ज माफ़ी लिस्ट 2023, एमपी इंदिरा गांधी गृह ज्योति योजना और गृह ज्योति योजना 2023। इसके अलावा एमपी युवा स्वाभिमान योजना 23। नेक्स्ट है एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, एमपी बर्थ सर्टिफिकेट 2023, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2023 और एमपी राशन कार्ड लिस्ट 2023। अगर बॉर्डर स्टेट की बात करते हैं तो 5 बॉर्डर इसको घेरे रहते हैं, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इसीलिए इसको लैंडलॉक कंट्री स्टेट बोला जाता है क्योंकि चारों तरफ से ये लैंड से घिरा हुआ है। जैसे कि मैंने बॉर्डर स्टेट यहाँ पर देखा है, अगर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड हरियाणा, तो ये किधर पड़ गया, वेस्ट की तरफ, ये थोड़ा सा ईस्ट में पड़ा और ये आपका साउथ ईस्ट में ये साउथ में जा रहा है और ये आपका वेस्ट में जा रहा है, ठीक है, वेस्ट साउथ में। तो ये 5 स्टेट से चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो ये था आज का वीडियो। अगर थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना